जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे थे और उस श्रृंखला में हम क्या लेकर चल रहे थे, मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियों में हमने नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को प्रारंभ किया था और उसका जो पार्ट 1 है वो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जिसने भी नहीं देखा है तो प्यारे साथी चैनल पर जाकर वो पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, जिसमें हमने नर्मदा नदी का उद्गम क्या देखा था, उद्गम देखा था। उद्गम के साथ हमने उसका प्रवाह देखा था। क्या देखा था? प्रवाह। प्रवाह के साथ हमने उसका क्या देखा था? नाम। क्या देखे थे? नाम। एक तो प्राचीन नाम देखे थे और दूसरा अन्य नाम भी किसका देख लिया था हमने? नर्मदा नदी का। फिर हमने सहायक नदियों को देखा था। किसको? सहायक नदियों को, नर्मदा की। इसके बाद इस पर संचालित परियोजनाओं को, किसको देखा था? परियोजनाओं को देखा था। और इस पर जो स्थित प्रमुख जलप्रपात है, क्या है? जलप्रपात है। ये तमाम चीजें हमने नर्मदा नदी के बारे में क्या कर लिया था? देख लिया था। क्लियर है? तो पार्ट 1 में इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज के पार्ट 2 में हम इससे अलग इतर जो नर्मदा नदी से महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट। अब किसके बारे में देखते हैं? नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट। तो पहला कौन सा आ जाता है? जो पहला घाट निकल के आता है उसका नाम क्या है? ग्वारी घाट। कौन सा है? ग्वारी घाट, या इसी को गौरी घाट भी बोलते हैं। ग्वारी या गौरी घाट, क्या बोलेंगे? ग्वारी या गौरी घाट। ये कहाँ है आपके? ये आपके जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। और 2020 में, कब? 2020 में यहाँ पर गौकुंभ का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? गौकुंभ। किसका आयोजन किया गया था? गौकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके ग्वारी घाट में। तो पहला घाट कौन सा हो गया? ग्वारी या गौरी घाट, जो जबलपुर में है। और 2020 में यहाँ पर क्या आयोजित किया गया था? गौकुंभ आयोजित किया गया था। फिर जो अगला निकल के आता है उसका नाम है तिलवारा घाट। कौन सा घाट है? तिलवारा घाट। और ये तिलवारा घाट भी कहाँ है? आपके जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। ये क्यों उपयोगी है? क्योंकि मध्य प्रदेश का वह नदी घाट है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियों को क्या किया गया था? विसर्जित किया गया था। तो ये वही घाट है। प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर क्या किया गया था? महात्मा गांधी की अस्थियों को, किसको? महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन क्या किया गया था? अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? ये आपके तिलवारा घाट में। कहाँ किया गया था? तिलवारा घाट में। जो अगला घाट इसका आता है उसका नाम है भेड़ा घाट। क्या नाम है? भेड़ा घाट। और ये भेड़ा घाट भी कहाँ है? आपके जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में है। और इसी भेड़ा घाट पर आपका कौन सा जलप्रपात है? भेड़ा घाट में ही आपका जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। लेकिन वो जलप्रपात में हमने देख लिया है, यहां से क्या बनेगा? इसी भेड़ा घाट जो धुआंधार जलप्रपात के आसपास ही आपका क्या? 64 योगिनी मंदिर। क्या? 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर क्या है? स्थित है। 64 योगिनी मंदिर आपके मुरैना में भी है। और उसी मुरैना के इस मंदिर पर के आधार पर आपके संसद भवन का निर्माण किया गया है। और एक 64 योगिनी मंदिर आपके कहाँ है? खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। क्लियर है? तो हमने 3 घाट देखे जो जबलपुर में है। ग्वारी घाट जहाँ पे गौकुंभ हुआ था 2020 में, तिलवारा घाट जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, और दूसरा है भेड़ा घाट जबलपुर में जहां से 64 योगिनी माता का क्या है? मंदिर स्थित है। क्लियर है? इसके बाद जो अन्य घाट निकल के आते हैं वो कौन सा हो जाता है? वो अगला घाट आपका आता है कौन सा? सेठानी घाट। सॉरी, कौन सा आ जाएगा? बरमान घाट। कौन सा आ जाएगा? बरमान घाट। कौन सा आ जाएगा? बरमान घाट। और ये बरमान घाट गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में है। कहाँ है? गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में। किस जिले में है? नरसिंहपुर में है। और यहाँ पर बरमान का मेला, कौन सा मेला लगता है? बरमान का मेला लगता है, जो कि कब लगता है? मकर संक्रांति पर। कब? मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर 13 दिनों का, कितने दिनों का? 13 दिनों का बरमान का मेला लगता है। क्या लगता है? बरमान का मेला। तो ये किसके बारे में जानकारी थी? ये आपके बरमान घाट के बारे में। कहाँ है? नरसिंहपुर में। फिर जो अगला घाट आता है वो है आपका सेठानी घाट। कौन सा है? सेठानी घाट। किसके बारे में देखेंगे? सेठानी घाट। और ये जो सेठानी घाट है ये आपके कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में। क्लियर है? जो अन्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घाट निकल के आता है वो है महेश्वर घाट। कौन सा है? महेश्वर घाट।
और ये जो महेश्वर घाट है वो आपको पता ही होगा, महेश्वर खरगोन में है। कहाँ है? खरगोन में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण करवाया था अहिल्याबाई ने। किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई ने। किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई ने। और जो दूसरा पॉइंट इससे निकल के आता है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। क्या निकल के आता है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। क्या है? नदी घाट है। क्लियर हो गया। तो हमने प्रमुख घाट कौन से देखे? ग्वारी या गौरी घाट जबलपुर में 2020 में यहाँ गौकुंभ का आयोजन किया गया था। तिलवारा घाट ये जबलपुर में जहाँ महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। फिर भेड़ा घाट जबलपुर में जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात प्लस 64 योगिनी का मंदिर स्थित है। बरमान का जो घाट है वो गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में है। यहाँ पर मकर संक्रांति पर 13 दिनों का किसका? बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। और फिर कौन सा है? सेठानी घाट जो कि आपके होशंगाबाद में है। और फिर कौन सा आता है? महेश्वर घाट जो कि खरगोन में है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट। स्थित प्रमुख कुंड क्या देखेंगे? नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख कुंड। किसको देखेंगे? प्रमुख कुंड। तो अगला टॉपिक होगा नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख कुंड। तो सबसे पहले कौन सा कुंड निकल के आता है? एक तो हो गया आपका सूरज कुंड। कौन सा हो गया? सूरज कुंड। सूरज कुंड के अलावा कौन सा हो गया? अर्जुन कुंड। कौन सा? अर्जुन कुंड। अर्जुन कुंड के अलावा कौन सा हो गया? भीम कुंड। कौन सा? भीम कुंड। तो सूरज कुंड, अर्जुन कुंड, भीम कुंड प्लस कौन सा आता है आपका? भूत कुंड। कौन सा आता है? भूत कुंड। ये सभी आपके कहाँ हैं? तो ये सभी आपके नरसिंहपुर में है। कहाँ है? नरसिंहपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर में है। फिर कहा जाता है नर्मदा का नाभि कुंड। क्या? नाभि कुंड, यानी कि वह कुंड जो नर्मदा नदी के बीचों बीच मध्य में स्थित है। यानी कि पूर्वी विस्तार नर्मदा नदी का और पश्चिमी विस्तार, इन दोनों का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो क्या कहलाता है? नर्मदा का नाभि कुंड। और ये जो नर्मदा का नाभि कुंड है ये नेमावर देवास में है। कहाँ है? नेमावर देवास में। कहाँ स्थित है? नेमावर देवास में। कौन सा? नाभि कुंड, है ना। तो आप देख रहे होंगे साइड में दिख रहा होगा नर्मदा नदी के बीचों बीच बना हुआ। ये क्या है? ये आपका नाभि कुंड है जो कि कहाँ है? नेमावर देवास में। तो सूरज कुंड, अर्जुन कुंड, भीम कुंड, भूत कुंड, ये सभी कहाँ है? नरसिंहपुर में है। और जो नाभि कुंड है, कौन सा कुंड है? नाभि कुंड है। ये नाभि कुंड कहाँ है? आपके नेमावर देवास में। क्लियर है? चलिए, हमने बात की थी कि जो आपका सोन नदी घाटी है उसके सर्वेक्षणकर्ता कौन थे? उसके सर्वेक्षणकर्ता निसार अहमद थे। उसी तरीके से प्रश्न पूछता है ये जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता, क्या नर्मदा नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता किसे माना जाता है? तो इसमें 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम निकल कर आते हैं। एक तो कौन से आपके? एक तो सांकल्या। कौन है? HD सांकल्या। कौन है? HD सांकल्या है। दूसरे कौन से हैं? मैक्राउन। कौन है? मैक्राउन है। और जो तीसरे व्यक्ति निकल के आते हैं वो RB जोशी हैं। कौन है? RB जोशी। तो ये जो आपका नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षणकर्ता निकल के आता है, तो नर्मदा नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता 3 व्यक्तित्व माने जाते हैं, HD सांकल्या, मैक्राउन और RB जोशी। कौन कौन से माने? नदी में क्या निकल के आता है? लम्हेटा घाटी। कौन सा स्थल है? लम्हेटा घाटी। तो ये लम्हेटा घाटी के बारे में क्या चीज निकल के आती है कि ये जो लम्हेटा घाटी है भैया, ये नर्मदा नदी की घाटी है जो कि कहाँ स्थित है? जबलपुर में। कहाँ है लम्हेटा घाटी? जबलपुर में, लम्हेटा पहाड़ियों के बीच में। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से राजा सौरस के, किसके? राजा सौरस के क्या मिले हैं? जीवाश्म। क्या मिले हैं? राजा सौरस के जीवाश्म मिले हैं। और ये राजा सौरस क्या है? तो ये मांसाहारी डायनासोर है। क्या है? मांसाहारी डायनासोर है। क्या है ये? मांसाहारी डायनासोर है। तो ये राजा सौरस क्या है? मांसाहारी डायनासोर है, न कि परमार वंश का राजा है। क्लियर है? तो ये जो लम्हेटा घाटी ये जबलपुर में है और यहीं से राजा सौरस के जीवाश्म मिलते हैं जो कि मांसाहारी डायनासोर है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी आपके 1982 से 84 के बीच। कब हुई थी? 1982 से 84 के बीच। और इसके जो खोजकर्ता निकल कर आते हैं, क्या? इसके जो खोजकर्ता निकल के आते हैं उनका नाम क्या है? तो सुरेश श्रीवास्तव। क्या नाम है? सुरेश
श्रीवास्तव। कौन है? सुरेश श्रीवास्तव को क्या कहा जाता है? लमेटा घाटी का क्या खोजकर्ता जबलपुर में, जहां से उन्होंने राजा सोरस के जीवाश्म प्राप्त किए थे 1982-84 में। और राजा सोरस क्या है? मांसाहारी डायनासोर। अब ये जो इसके जीवाश्म अवशेष है ना, ये मध्य प्रदेश में ही नहीं मिले, बल्कि इसी नर्मदा घाटी में कहा जाकर मिलते हैं आपके? ये नर्मदा घाटी में ही जाकर मिलते हैं आपके गुजरात में भी। तो गुजरात में भी एक स्थल है जहां से किसके जीवाश्म मिलते हैं आपके? इसी डायनासोर के। और उस गुजरात के महिसागर से भी, कहां से? गुजरात के महिसागर से भी, गुजरात के महिसागर से भी ये जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? ये जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो हमने क्या देखा? हमने अब तक देखा कि नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट कौन से थे, नर्मदा नदी के सर्वेक्षणकर्ता कौन से, नर्मदा नदी पर कौन से प्रमुख कुंड बने हुए हैं, और जो नर्मदा नदी पर स्थित ये लम्हेटा घाटी है, ये लम्हेटा घाटी का इतिहास क्या है, किसके जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तात्विक साक्ष्य मिले हैं। क्या? पुरातात्विक। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो कहां से क्या मिले हैं ये देखते हैं। तो जो सबसे पहले निकल के आता है उसका नाम क्या है? हथनौरा। क्या नाम है? हथनौरा। तो पहला कौन सा है? हथनौरा। और ये जो हथनौरा है ये कहाँ है आपके? ये होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में। ये होशंगाबाद में हथनौरा है। और यहाँ से क्या मिले हैं? मानव कंकाल। क्या मिले हैं? मानव का, है ना, मानव का कंकाल मिला है। क्या मिला है? मानव का कंकाल मिला है। कंकाल को क्या कहा गया है? नर्मदा मानव। क्या कहा गया है? नर्मदा मानव। तो नर्मदा मानव इसका नाम दिया गया है। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से। जो दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो आदमगढ़ से। कहां से मिला है? आदमगढ़ से। और ये आदमगढ़ भी कहाँ है? होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में। यह किस लिए जाना जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम किसके? पशुपालन के साक्ष्य। किसके? पशुपालन के साक्ष्य। क्या? पशुपालन के साक्ष्य। तो ये पशुपालन के साक्ष्य आपके किस नदी घाटी से मिलते हैं? नर्मदा नदी घाटी के किस स्थान से? आदमगढ़ की। किससे मिलते हैं? आदमगढ़ से। तो आपसे प्रश्न भी पूछा गया है एसएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे प्राचीनतम नदी के रूप में जानी जाती है? तो यही पुरातात्विक साक्ष्य है। एक तो हमने लम्हेटा घाटी देख लिया जहां पे जुरासिक युग के डायनासोर के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। और दूसरा हथनौरा और आदमगढ़, ये भी क्या है? ये पाषाणकालीन स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसका मतलब सबसे प्राचीनतम नदी घाटियों में आप की जानी जाती है कौन सी? नर्मदा नदी। क्लियर है? तो ये भी हमने देख लिया पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ के कौन कौन से। अब नर्मदा पर स्थित प्रमुख मंदिरों को देख लेंगे। किसको देख लेंगे? देखेंगे नर्मदा नदी पर स्थित मंदिर। मंदिर में कौन सा सबसे पहले आता है? तो शालीवाहन का मंदिर। कौन सा है? एक तो आता है शालीवाहन। कौन सा? शालीवाहन का मंदिर। तो एक तो शालीवाहन का मंदिर हो गया। और दूसरा कौन सा आता है? सीता माता का मंदिर। कौन सा? सीता माता का मंदिर। ये पूछा गया है एमपीएसआई में, सीता माता का मंदिर। तो नर्मदा नदी पर सीता माता का मंदिर कहाँ स्थित है? और शालीवाहन का मंदिर ये कहाँ है? महेश्वर में। कहाँ है? महेश्वर में। और इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर। किसे कहा जाता है? शालीवाहन मंदिर को। और ये सीता माता का मंदिर है नर्मदा नदी के किनारे देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवास में। क्लियर है? बाकी आप अमरकंटक में जाओगे तो अमरकंटक में क्या है? ढेर सारे मंदिरों का समूह आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मंदिर प्रमुख कौन सा हो गया? शालीवाहन मंदिर महेश्वर में, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। और सीता माता का मंदिर ये कहाँ है? देवास में। कहाँ है? देवास में। क्लियर है? चलिए क्या करते हैं? नर्मदा सेवा यात्रा। ये जो नर्मदा सेवा यात्रा है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका पूछा जाता है कि कब ये प्रारंभ हुआ। ये जो नर्मदा सेवा यात्रा थी ये आपके 11 दिसंबर 2016 से, कब से प्रारंभ होती है? 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ होती है। और कब तक चलती है? 15 मई 2017 तक। कब तक चलती है? 15 मई 2017 तक चलती है। यानी कि कुल कितने दिनों तक? 148 दिनों तक। कितने दिनों तक? तो ये जो नर्मदा सेवा यात्रा है ये 148 दिनों तक 11 दिसंबर 2016 से लेकर 15 मई 2017 के बीच चलती है। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 16 जिलों से। कितने जिलों से?
16 जिलों से, यही जिलों का प्रवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का। तभी से यह स्पष्ट हो गया कि जो नर्मदा नदी है पहले 15 जिलों से माना जाता था गुजरती है, लेकिन इसके बाद स्पष्ट हो गया कि जो नर्मदा नदी है आपके 16 जिलों से गुजरती है। तो किसके बारे में देखा हमने, नर्मदा सेवा यात्रा, जो कि 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 148 दिनों तक चलती है और कितने जिलों से होकर, 16 जिलों से। कितने जिलों से, 16 जिलों से। क्लियर है। चलिए पर स्थित क्या, स्टेचू ऑफ यूनिटी, किसके बारे में देखते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी, किसके बारे में देखते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ी स्टेचू है। क्या, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति या स्टेचू किसकी है, कौन सी है, यही स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ये मूर्ति किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये कब बनकर तैयार होती है, इसका उद्घाटन कब होता है, तो 31 अक्टूबर 2018 को। कब होता है, 31 अक्टूबर 2018 को। और इसकी स्थिति देखते हैं कि ये स्थित कहाँ है, तो इसकी स्थिति जो है तो गुजरात में। कहां पर, गुजरात में नर्मदा जिला। कौन सा जिला है, गुजरात का नर्मदा जिला। और उस स्थान का नाम क्या है, केवड़िया। क्या नाम है, केवड़िया। और केवड़िया के अलावा जो द्वीप है वो साधु बेट द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साधु बेट द्वीप। कौन सा बोला जाता है, साधु बेट द्वीप बोला जाता है, जहां पर क्या स्थित है आपका, यही स्टेचू ऑफ यूनिटी। इसके बारे में अगला क्या निकल के आता है कि इसके क्या बोला जाता है कि इसके डिजाइनर, क्या, इसके जो डिजाइनर थे वो कौन से थे, रामजी सुतार। क्या थे, रामजी सुतार को क्या माना जाता है, तो ये जो रामजी सुतार थे, रामजी सुतार को इसका क्या माना जाता है, रामजी सुतार को इसका डिजाइनर माना जाता है, डिजाइनर। और इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो ये कंपनी का नाम था, ये कंपनी थी आपकी कौन सी, L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो किस कंपनी ने बनाया है, तो L&T ने। डिजाइनर इसके कौन है, वास्तुकार कौन है, तो रामजी सुतार है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर। ये साधु बेट द्वीप आपके नर्मदा नदी पर है। 31 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना होती है। किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि 182 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। क्लियर है। ये किसके बारे में चीज निकल के आती है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में। क्लियर है। चलिए किसके बारे में, अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। तो अन्य तथ्य में क्या निकल के आता है कि टोर जिसे महासीर कहते हैं। कौन सी मछली, टोर मछली। कौन सी मछली, टोर मछली को क्या किया गया है, मछली का संरक्षण बनाया गया। क्या बनाया गया है, संरक्षण बनाया गया है। कहा, महेश्वर के पास। कहा, महेश्वर के पास नर्मदा नदी में ये टोर मछली पाई जाती है, जहां पे इसको विशेष रूप से संरक्षण दिया गया है। क्लियर है। फिर कहा जाता है मेघनाथ की, क्या, मेघनाथ की साधना स्थली। क्या, मेघनाथ की साधना स्थली। ये इसी नर्मदा नदी के किनारे धार में। कहा, धार में, जिसका नाम क्या है, नंदनवन। क्या नाम है, नंदनवन। तो ये जो चंदनवन। तो ये जो चंदनवन कहाँ है, धार में। ये मेघनाथ की क्या है, साधना स्थली। क्या है, साधना स्थली है। अगला नर्मदा नदी के बारे में क्या निकल के आता है कि ये जो नर्मदा नदी है ना, ये मंडला को, किसको, ये जो मंडला जिला है, तो मंडला को ये क्या करती है, द्वीप आकार में। क्या करती है, प्रायद्वीपीय आकार में। किसमें, प्रायद्वीपीय आकार में, या इसी को क्या बोले, कुंडली नुमा आकृति में। क्या, कुंडली नुमा आकृति में क्या की हुई है, आकृति में घेरे हुए हैं। क्या हुए हैं, घेरे हुए हैं। क्लियर है। जैसे हमने कहा कि ये क्या आ रही है आपकी, ये नर्मदा आ रही है और ये आपका मंडला हो गया, और मंडला को इस तरह से घेर के ये चली जाती है, और ये वाला जो भाग है इसको क्या बोला जाता है, यही आपका मंडला है। तो ये प्रायद्वीप यानी कि तीन ओर से जल राशि से घिरा हुआ कोई स्थलखंड, उसे क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है। तो जो नर्मदा नदी है, किस जिले को प्रायद्वीपीय आकार में या कुंडली नुमा में घेरे हुए है, वो जिला कौन सा हो जाएगा आपका, मंडला। कौन सा हो जाएगा, मंडला। क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य निकल के आते हैं। जैसे नर्मदा नदी पर क्या चलाया जाता है, ऑपरेशन नर्मदा। क्या चलाया जाता है, ऑपरेशन
नर्मदा। और ये ऑपरेशन नर्मदा कहाँ चलाया जाता है? महेश्वर में। कहाँ चलाया जाता है? महेश्वर में। किसके लिए? पुलिस को प्रशिक्षण देने हेतु। पुलिस को प्रशिक्षण देने हेतु, क्या देने हेतु? प्रशिक्षण देने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? ऑपरेशन नर्मदा चलाया जाता है। और इसकी अवधि क्या है? तो 1961 में। कब चलाया गया था ऑपरेशन नर्मदा? 1961 में। क्लियर हो गया। अब नर्मदा नदी के बारे में एक व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे और एक देखेंगे इस पर क्या हुआ है, आंदोलन हुआ है। क्लियर है? अमृतलाल बेगड़। क्या नाम है? अमृतलाल बेगड़। क्या नाम है? अमृतलाल बेगड़। तो अमृतलाल बेगड़ को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नर्मदा पुत्र। क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र। तो नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? अमृतलाल बेगड़ को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जबलपुर में। कहाँ हुआ था? जबलपुर में। इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की है, प्लस नर्मदा नदी को लेकर इन्होंने कई पुस्तकों को क्या किया है? पुस्तकों का लेखन किया है। और उन पुस्तकों में से कौन सा है? तीरे तीरे नर्मदा। कौन सी है? तीरे तीरे नर्मदा। कौन सी हो गई? तीरे तीरे नर्मदा। सुख की दायिनी नर्मदा। सुख की दायिनी नर्मदा। सुख की दायिनी नर्मदा। और तीसरी कौन सी है? नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। ये सब पुस्तकें हैं। जिसे किसने लिखा है? ये अमृतलाल बेगड़ ने लिखा है। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था और इन्होंने नर्मदा की 2 से 3 बार परिक्रमा की है पूरी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र। क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र। अगली चीज क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है? तो पहली बात तो कारण क्या था? तो ये आंदोलन चलाने के पीछे का कारण था सरदार सरोवर। क्या? सरदार सरोवर बांध का। क्या? बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर, यानी कि ऊंचाई को लेकर ये आंदोलन चला था। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ा देने से एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो रहा था? जलमग्न हो रहा था, जिसके प्रभाव में सर्वाधिक आया था हरसुद गांव। कौन सा? हरसुद गांव। कौन सा गांव? हरसुद गांव। इसको फिर पूरी तरीके से निर्वासित कर दिया गया था यहाँ के लोगों को। प्लस इसका नेतृत्व किसने किया था? ये कई बार पूछा है। तो इसके नेतृत्व में कौन आते हैं? मेधा पाटेकर। कौन आती है? मेधा पाटेकर। कौन आती है? मेधा पाटेकर। क्लियर है? फिर इसके अलावा और भी आ जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी आते हैं और अरुंधति आती हैं। फिर कौन आता है? आमिर खान भी। तो ये तमाम सेलिब्रिटी या पर्यावरणविद इस आंदोलन के नेतृत्व में आते हैं। लेकिन मुख्यतः नेतृत्व इसका किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने किया था। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। हरसुद गांव इसके तरह पूरी तरीके से डूब गया था, उसको निर्वासित किया गया था, पुनः बसाया गया था। और कारण क्या था? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ा देना। ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पीछे इकट्ठा होने वाली जल राशि का विस्तार एक बड़े क्षेत्र में होगा, जो एक बहुत बड़े भूभाग को क्या करेगी? डूब क्षेत्र में लाएगी। और यही कारण है कि इसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो क्या देखा अमृतलाल बेगड़ के बारे में और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में? एक तथ्य निकल के आता है हनुवंतिया टापू। कौन सा? हनुवंतिया टापू। और ये हनुवंतिया टापू कहाँ है? ये आपके खंडवा ओंकारेश्वर में। कहाँ? खंडवा ओंकारेश्वर। इसी को क्या बोला जाता है? हनुवंतिया टापू। और इसे मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का गोवा। किसे कहा जाता है? हनुवंतिया टापू को। तो इस तरीके से हमने नर्मदा नदी के पार्ट 2 में तमाम चीजों के बारे में देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमारा जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है वो भी क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उस वीडियो में हम किस नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। इसके अलावा नदियों से लेकर जो अन्य तथ्य हैं, जो डाउट है, उनके बारे में देखेंगे। और ये जो मध्य प्रदेश के भूगोल का एक जो अहम बिंदु है, मध्य प्रदेश की नदियां, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव की तरह कहूंगा, माता पिता, गुरुजनों और किसानों का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।